Good morning, dear friends. Today we'll study electrochemistry. Today our topic is conductance of electrolytic solution. तो सबसे पहले हमारे हैं कंडक्टर्स कि कंडक्टर्स क्या होते हैं। दो सब्सटेंस विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, कंडक्टर्स बोलते हैं। तो ऑलरेडी हमने स्टडी किया है कि कंडक्टर्स जो है हमारे वो मेनली दो टाइप के होते हैं, मेटलिक कंडक्टर एंड इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स। तो मेटलिक कंडक्टर्स क्या होते हैं, जिनमें हमारी कंडक्टेंस जो है वो जो बाय द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है उनको हम क्या बोलते हैं, मेटलिक कंडक्टर्स बोलते हैं। तो यहाँ जब हमारी जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस मेटल में होती है तो उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस भी बोलते हैं। यानी जो मेटल है हमारी, जो उसमें जो भी कंडक्टेंस होगी दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस। और ये होती है हमारी किसके थ्रू होती है, बाय द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू होती है। और जब भी मेटलिक कंडक्टर्स हमारे जब भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं तो इनमें कोई डिकम्पोजिशन नहीं होता, कोई केमिकल चेंज नहीं होता है कंपोजिशन में। तो इस टाइप के जो हमारे कंडक्टर्स होते हैं उनको हम बोलते हैं मेटलिक कंडक्टर्स, या फिर दूसरा नाम उनका इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स। और यहाँ जो कंडक्टेंस होती है उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस। और जो इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस है वो मेनली डिपेंड करती है हमारी नेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ द मेटल, कि मेटल हमारा क्या है, कितने उसमें नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। जैसे दूसरा पॉइंट हमारा नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और थर्ड है हमारा टेम्परेचर। तो इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस है टेम्परेचर इंक्रीज होने से क्या है, डिक्रीज होती है। क्योंकि मेटलिक कंडक्टर में ऑलरेडी हमने स्टडी किया था कि जब भी टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस हमारी डिक्रीज हो जाती थी, क्योंकि वहाँ जो हमारे पॉजिटिवली चार्ज आयन होते थे जिनको हम कर्नेल्स बोलते थे, वो भी क्या करते थे, वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देते थे, जिसके कारण वो इलेक्ट्रॉन के फ्लो को हिंड्रेंस प्रोवाइड करते थे। तो इसकी वजह से जो हमारी कंडक्टेंस है वो, यानी इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट है वो कम हो जाता है। इनफैक्ट हमारी कंडक्टेंस जो वो कम हो जाती है। तो इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस मेनली हमारी इन्हीं तीन फैक्टर के ऊपर डिपेंड करती है। फर्स्ट है नेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ द मेटल, दूसरा हमारा नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर एटम, एंड थर्ड है हमारा टेम्परेचर। उसके बाद है हमारे इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स, जिनको हम सिंपली क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। तो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स क्या होते हैं, जिनमें जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं बाय द फ्लो ऑफ आयंस। तो इसमें क्या होता है, हमारा जो भी इलेक्ट्रोलाइट होता है वो क्या है, डिकम्पोज हो जाता है आयंस के अंदर। तो जो आयंस होगा, आयंस क्या करते हैं, फ्लो करते हैं, तो जिसके कारण वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। तो यहाँ जो हमारी इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस होती है उसको हम क्या बोलते हैं, आयनिक कंडक्टेंस बोलते हैं, या फिर इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस भी बोलते हैं। और इस टाइप के जो हमारे कंडक्टर्स होते हैं उनको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट या इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स। जो इलेक्ट्रोलाइट है वो मेनली हमारे दो कैटेगरी में उनको हमने क्लासिफाई किया है। पहले हमारा है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, तो नाम से ही क्लियर है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो ये क्या होंगे, वो सब्सटेंस जिनका डिसोसिएशन क्या है, लगभग कंप्लीट हो जाता है। एक्वस सॉल्यूशन में वो क्या है, कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं, या तो एक्वस सॉल्यूशन में या फिर मोल्टन स्टेट में। तो इसकी वजह से उनकी जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस है वो क्या है, बहुत ज़्यादा हाई होती है। तो क्योंकि इनमें डिसोसिएशन कंप्लीट हो रहा, हमारे आयंस जो है वो ज़्यादा होंगे, तो इनकी जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस है वो क्या है, हाई होती है। और एग्जांपल है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के हमारे, जैसे HCl है, HNO3, यानी स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड में HCl है, HNO3, H2SO4। इसी तरीके से हमारे स्ट्रॉन्ग बेस हैं NaOH, KOH। और हमारे मोस्ट ऑफ द साल्ट होते हैं लाइक NaCl, KCl, CaCl2, वो भी क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। उसके बाद हमारे वीक इलेक्ट्रोलाइट, तो नाम से ही क्लियर हो रहा है इसका, वीक इलेक्ट्रोलाइट मीन्स वो सब्सटेंस होते हैं जिनका डिसोसिएशन कंप्लीट नहीं होता है। एक्वस सॉल्यूशन में अगर कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होंगे तो इनमें आयंस क्या होंगे, हमारे कम होंगे, और जिसकी वजह से इसकी जो इलेक्ट्रिकल कनेक्टिविटी है वो क्या है, बहुत कम होती है। और वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं हमारे जनरली वीक एसिड और वीक बेस। जैसे वीक एसिड में हमारे एसिटिक एसिड है, कार्बोनिक एसिड है, HCN है, या वीक बेस हमारे NH4OH है, MgO2S है, और कुछ हमारे साल्ट भी होते हैं जो वीक इलेक्ट्रोलाइट का काम करते हैं। उसके बाद है हमारे पास कनेक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलिक, जो हमारे इलेक्ट्रोलिक सॉल्यूशन होते हैं उनकी कुछ फैक्टर के ऊपर डिपेंड करती है। यानी कौन से फैक्टर हैं जो कनेक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं। तो उनमें एक है पहले हमारा नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, कि इलेक्ट्रोलाइट हमारा कैसा है। अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा तो उस केस में कनेक्टिविटी क्या होगी, हाई होगी, क्योंकि वो क्या होगा,
कंप्लीट डिसोसिएट होगा। अगर हमारा इलेक्ट्रोलाइट वीक होगा तो उस केस में जो कंडक्टेंस है वो क्या होगी, इनकी कम होगी। दूसरा हमारा साइज ऑफ द आयन प्रोड्यूस्ड एंड द सॉल्यूशन। तो आयंस का साइज जितना ज़्यादा बड़ा होगा वो सॉल्यूशन हमारा क्या होगा उतना ही ज़्यादा होगा। तो आयंस का साइज बड़ा होने से उनका मोमेंट क्या है, कम होगा, जिसके कारण क्या होगा, कंडक्टेंस हमारी कम हो जाती है। या फिर अगर सॉल्यूशन इफेक्ट हमारा ज़्यादा होगा तो भी कंडक्टेंस क्या होगी, हमारी कम होगी, क्योंकि आयंस क्या करेंगे, सॉल्वेंट के साथ कंबाइन कर लेंगे, जिसके कारण उनका मोमेंट क्या होगा, कम होगा। मोमेंट कम होगा तो कंडक्टेंस क्या होगी, हमारी कम हो जाएगी। थर्ड हमारा नेचर ऑफ द सॉल्वेंट, कि सॉल्वेंट के नेचर पे कैसे डिपेंड करती है। जैसे अगर हमारा पोलर सॉल्वेंट लेते हैं तो मोस्टली इलेक्ट्रोलाइट क्या है, पोलर सॉल्वेंट में डिसोसिएट हो जाते हैं। तो अगर हमारा सॉल्वेंट नॉन पोलर है तो वहाँ पर जो इलेक्ट्रोलाइट का डिसोसिएशन नहीं होगा या कम डिसोसिएशन होगा तो आयंस हमारे पास क्या होंगे, कम होंगे। तो उस केस में जो हमारी इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर सॉल्वेंट हमारा पोलर है तो उसकी कंडक्टेंस क्या होगी, हाई होगी। इट मीन्स सॉल्वेंट की पोलैरिटी जितनी ज़्यादा होगी, आयनाइजेशन इलेक्ट्रोलाइट का उतना ही ज़्यादा होगा, तो उसकी जो कंडक्टेंस है वो ज़्यादा होगी। उसके बाद हमारा अगला फैक्टर है विस्कोसिटी ऑफ द सॉल्वेंट। अगर सॉल्वेंट की विस्कोसिटी ज़्यादा होगी तो कंडक्टेंस क्या होगी, हमारी कम हो जाएगी, क्योंकि सॉल्वेंट की विस्कोसिटी ज़्यादा होने से आयंस का जो मोमेंट है वहाँ पर वो कम होगा। आयंस का मोमेंट कम होगा तो जो कंडक्टेंस वो हमारी कम होगी यहाँ पर। उसके बाद हमारा कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो कंसंट्रेशन का क्या इफेक्ट पड़ता है, कंसंट्रेशन इलेक्ट्रोलाइट की जो ज़्यादा होगी, अगर हमारे आयंस यहाँ पर क्या होगी, कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो उनकी कंडक्टेंस क्या होगी, कम हो जाएगी। क्योंकि अगर हाई कंसंट्रेशन होगी आयंस की तो वहाँ क्या होगा, इंटर आयनिक अट्रैक्शन राइज हो जाता है, जिसके कारण जो हमारी कंडक्टेंस है वो कम हो जाती है। इसीलिए जब भी हम डाइल्यूट करते हैं सॉल्यूशन को तो इंटर आयनिक अट्रैक्शन उसमें कम हो जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम ज़्यादा हो जाएगी, आयंस एक दूसरे के क्लोज नहीं होंगे, तो इंटर आयनिक अट्रैक्शन कम होगा तो कंडक्टेंस क्या होगी, हमारी हाई हो जाती है। यानी अगर इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन हमारी हाई है तो कंडक्टेंस क्या होगी, वहाँ पर कम होगी, और जैसे उसको हम डाइल्यूट करेंगे कंडक्टेंस हमारी इंक्रीज हो जाएगी। तो ये कुछ फैक्टर हैं जिनके ऊपर हमारा मेनली आयनिक जो सॉल्यूशन है जिसकी कंडक्टेंस हमारी डिपेंड करती है। उसके बाद एक फैक्टर और हमारा टेम्परेचर। तो टेम्परेचर जब भी इंक्रीज करते हैं हम, डिसोसिएशन हमारा ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से कंडक्टेंस क्या होगी, हमारी हाई हो जाएगी। उसके बाद है डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस एंड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन, कि इलेक्ट्रॉनिक कंडक्शन और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन में क्या डिफरेंस होता है। तो जो हमारी इलेक्ट्रॉनिक कंडक्शन होती है दैट इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं तो यहाँ मैटर का कोई फ्लो नहीं होता है। जबकि जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस है उसमें क्या होता है, हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी है वो फ्लो करती है बाय द फ्लो ऑफ आयंस, और यहाँ क्या होता है, हमारा मैटर फ्लो करता है। और इलेक्ट्रॉनिक कंडक्शन में फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टेक प्लेस विदाउट द डिकम्पोजिशन, यहाँ कोई डिकम्पोजिशन नहीं हो रहा क्योंकि सिर्फ इलेक्ट्रॉन हमारे फ्लो कर रहे हैं। जबकि इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स में क्या होता है, हमारा जो भी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है तो इलेक्ट्रोलाइट का क्या है, डिकम्पोजिशन होता है, वो आयंस में डिकम्पोज हो जाता है। और जो हमारी इलेक्ट्रॉनिक कंडक्शन होती है उसमें क्या है, टेम्परेचर इंक्रीज होने से वो क्या है, डिक्रीज हो जाती है। क्योंकि ऑलरेडी हमने स्टडी किया था कि पॉजिटिवली चार्ज आयन भी क्या करते हैं, वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन का फ्लो है कम हो जाता है। और जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन है उसमें क्या है, जब भी हमारा टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन हमारी इंक्रीज होती है, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज होने से जो हमारा डिसोसिएशन है वो इंक्रीज हो जाता है, जिसके कारण कंडक्शन हमारी हाई होती है। और इलेक्ट्रॉनिक कंडक्शन में रेजिस्टेंस जो है दैट इज मेनली ड्यू टू द वाइब्रेटिंग कर्नेल। जो पॉजिटिवली चार्ज कर्नेल होते हैं, आयंस होते हैं, वो वाइब्रेट करना स्टार्ट करते हैं, जिसके कारण क्या है, रेजिस्टेंस आता है। जबकि इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन में जो रेजिस्टेंस है वो हमारे कुछ फैक्टर के कारण आता है, जैसे इंटरआयनिक अट्रैक्शन है, या विस्कोसिटी है सॉल्वेंट की, या साइज ऑफ द आयंस है, या फिर जैसे हमने स्टडी किया था पोलैरिटी ऑफ सॉल्वेंट है। तो इस तरीके के फैक्टर हैं जो क्या करते हैं, यहाँ पर रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं। तो ये था डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉनिक कंडक्शन एंड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन, या फिर इसको हम बोल सकते हैं डिफरेंस बिटवीन मेटलिक कंडक्टर और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स में आपका क्या डिफरेंस होगा। उसके बाद हमारा रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। तो हमने लोअर क्लास में स्टडी किया है कि रेजिस्टेंस क्या होता है, इज द अपोजिंग फोर्स विच अपोजेस द
फ्लो ऑफ करंट, जो हमारे करंट के फ्लो का अपोज करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं। और रेजिस्टेंस जो है हमारा, अगर हमारा वायर की लेंथ जितनी ज़्यादा होगी, लेंथ हम रेजिस्टेंस हमारा उतना ही ज़्यादा होगा। लेकिन अगर हमारा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा है वायर का, तो यानी एरिया ज़्यादा होगा तो उसमें रेजिस्टेंस क्या होगा, हमारा कम होगा, करंट हमारा इजीली फ्लो करता है। यानी हम बोल सकते हैं कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। क्योंकि जो हमारे जहाँ हाई वोल्टेज का अपरेटस है, वहाँ जो वायर होता है हमारा वो थोड़ा मोटा वायर होता है। तो वो क्यों, ताकि उसका एरिया क्या हो जाए, ज़्यादा हो जाए, और उसमें रेजिस्टेंस क्या आए, हमारा कम आए। तो यानी हम लिख सकते हैं R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L बाई A है। L है हमारा लेंथ ऑफ वायर, A है एरिया ऑफ वायर। तो जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाते हैं, यहाँ आता है हमारा रो, दैट इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, और इसको हम बोलते हैं रेजिस्टिविटी कांस्टेंट या फिर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। और रेजिस्टेंस जो है वो हमारा मेनली मेजर किया जाता है ओम के अंदर, और रेजिस्टेंस को हम मेजर करते हैं विद द हेल्प ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज अपरेटस होता है जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, रेजिस्टेंस हमारा मेजरमेंट करते हैं। और यहाँ हमने जो स्टडी किया कि जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है रो, उसको हम क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या फिर रेजिस्टिविटी। और इसकी यूनिट होती है हमारी क्या होगी, ओम मीटर। और 1 ओम मीटर में या ओम सेंटीमीटर में इसको हम लेते हैं, तो 1 ओम मीटर होगा हमारा 100 ओम सेंटीमीटर के इक्वल हो जाएगा। अब जो रेजिस्टेंस है हमारा R इज इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए, तो अगर हम रो को यहाँ लिखेंगे तो रो क्या होगा हमारा R इंटू ए बाई एल। तो अब अगर हमारा एरिया है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, वो हो गया हमारा 1 मीटर स्क्वायर, एंड लेंथ होगी हमारी 1 मीटर, एरिया भी हमारा यूनिट हो गया और लेंथ भी हमारी क्या होगी, यूनिटी हो गई। तो रो क्या होगी हमारी, रेजिस्टेंस के इक्वल हो जाएगी। यानी यहाँ हम बोल सकते हैं कि रेजिस्टिविटी is the resistance of a conductor whose length is 1 meter and area of cross section is 1 meter square। यानी इसको हम क्या कर देते हैं, स्पेसिफाई कर देते हैं कि जब लेंथ हमारी 1 मीटर हो और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर हो, वहाँ जो रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगी, हमारी रेजिस्टिविटी होगी। इसीलिए इसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोलते हैं। और रेजिस्टिविटी ऑफ सब्सटेंस इज द, अगर इस तरीके से हम देखेंगे कि लेंथ हमारी 1 मीटर है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमारा 1 मीटर स्क्वायर है, तो यहाँ हम इसको बोल सकते हैं कि रेजिस्टिविटी सब्सटेंस इज द रेजिस्टेंस ऑफ 1 मीटर क्यूब। क्योंकि लेंथ 1 मीटर हो, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर हो, तो इसका मतलब क्या है, 1 मीटर क्यूब है हमारा। तो 1 मीटर क्यूब का जो भी रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा, हमारा रेजिस्टिविटी। उसके बाद हमारा कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी। तो कंडक्टेंस के बारे में हमने ऑलरेडी स्टडी किया है कि कंडक्टेंस क्या होती है, इट इज द इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस। यानी रेजिस्टेंस का जो इनवर्स होती है दैट इज हमारी कंडक्टेंस होती है। तो कंडक्टेंस को हम जी से डिनोट करते हैं, तो जी को हम लिख सकते हैं जी इज इक्वल टू 1 अपॉन आर। आर हमारा रेजिस्टेंस है, जब आर की वैल्यू हम लिखेंगे तो ये हो जाएगा ए बाय रो इंटू एल, और 1 बाय रो जिसको हमने लिखा है कापा, स्मॉल के से लिखा है, तो ये होता है हमारा कापा। तो यहाँ जी आ गया हमारा, जी इज इक्वल टू कापा इंटू ए बाय एल। तो इनवर्स ऑफ रेजिस्टिविटी 1 बाय रो, इसको बोलते हैं कंडक्टिविटी या फिर स्पेसिफिक कंडक्टेंस, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल से, कापा से। तो कापा होता है हमारा 1 बाय रो। तो ऊपर वाले इक्वेशन में जो 1 बाय रो था वो हमने लिखा था कापा। ये क्या होगा हमारा इनवर्स ऑफ रेजिस्टिविटी, यानी ये हो जाएगा हमारा कंडक्टिविटी, या फिर इसको हम बोलेंगे स्पेसिफिक कंडक्टेंस। तो जी का और कापा के साथ रिलेशन आ गया, तो जी इज इक्वल टू कापा इंटू ए बाय एल, यानी कंडक्टेंस इज इक्वल टू कंडक्टिविटी इंटू एरिया अपॉन लेंथ। तो यहाँ से अगर हम कापा और जी के बीच में रिलेशन निकालेंगे तो कापा क्या होगा, कापा इज इक्वल टू जी इंटू एल बाय ए, यानी जो हमारी स्पेसिफिक कंडक्टेंस है यानी कंडक्टिविटी है दैट इज इक्वल टू कंडक्टेंस इंटू लेंथ अपॉन एरिया, और एल बाई ए होता है हमारा सेल कांस्टेंट होता है, जिसको हम आगे स्टडी करेंगे। लेकिन अब अगर यहाँ हमारा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो 1 मीटर स्क्वायर और लेंथ हो हमारी 1 मीटर, तो कापा क्या होगा हमारा जी के इक्वल हो जाएगा, यानी कंडक्टिविटी इज द कंडक्टेंस ऑफ कंडक्टर हुज लेंथ इज 1 मीटर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 1 मीटर स्क्वायर। तो यानी अगर कोई कंडक्टर है जिसकी लेंथ 1 मीटर है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमारा 1 मीटर स्क्वायर है, तो उसकी जो भी कंडक्टेंस होगी दैट इज इक्वल टू
कनेक्टिविटी। तो अगर लेंथ हमारी 1 मीटर है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर है, तो इसको हम बोल सकते हैं क्या होगा हमारा 1 मीटर क्यूब का जो भी कंडक्टेंस होगा दैट इज द कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी ऑफ सब्सटेंस इज द कंडक्टेंस ऑफ 1 मीटर क्यूब। 1 मीटर क्यूब की जो भी हमारी कंडक्टेंस होगी वो किसके इक्वल हो जाएगी, हमारी कंडक्टिविटी के इक्वल होगी। और अगर हम रेजिस्टेंस की ऐसा यूनिट देखते हैं तो रेजिस्टेंस की ऐसा यूनिट होती है हमारी सीमेंस। अब ये हमारा क्या है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं एस से, जो कि हमारी किसके इक्वल होती है, ओम इनवर्स के इक्वल होती है, क्योंकि कंडक्टेंस होती है हमारी इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस की यूनिट थी हमारी ओम, तो कंडक्टेंस की यूनिट हो जाएगी हमारी ओम इनवर्स, जो कि हमारी सीमेन के इक्वल होती है। इसको हम महो भी बोलते हैं। और इसी तरीके से अगर हम कनेक्टिविटी की यूनिट निकालेंगे तो कनेक्टिविटी की यूनिट क्या हो जाएगी हमारी साइमन मीटर इनवर्स, या फिर साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, या फिर इसको ओम की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो ये हो गया हमारी ओम मीटर इनवर्स या ओम सेंटीमीटर इनवर्स। और जनरली कापा को जब हम एक्सप्रेस करते हैं तो साइमन सेंटीमीटर इनवर्स में करते हैं। तो इसको अगर हम 1 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स जो होता है वो होगा हमारा 100 साइमन मीटर इनवर्स के इक्वल हो जाता है। उसके बाद हमारी मोलर कंडक्टिविटी, जिसको हम लिखते हैं लैम्डा एम से। तो मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ ए सॉल्यूशन एट वॉल्यूम V is defined as the conductance of all the ions produced when 1 mole of electrolyte is dissolved in VmL of the solution। यानी मोलर कंडक्टिविटी क्या है, किसी भी सॉल्यूशन की एट वॉल्यूम V is defined as the conductance of all the ion, जितने भी आयन है उनकी क्या होती है, कंडक्टेंस होती है। यानी लैम्डा m is equal to G, कब, when 1 mole of electrolyte is dissolved in VmL of the solution। तो अगर हम 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट को अगर VmL में डिसॉल्व करेंगे तो लैम्डा m क्या हो जाएगी, हमारी मोलर कंडक्टिविटी होगी कंडक्टेंस के इक्वल होगी। जैसे अगर हमारा ये कोई क्यूब है जिसकी वॉल्यूम हमारी 1 सेंटीमीटर क्यूब है, अगर वॉल्यूम हमारी 1 सेंटीमीटर क्यूब होगी तो लैम्डा m क्या होगा, हमारा कंडक्टेंस के इक्वल होगा। लेकिन अगर ये हमारा 1 सेंटीमीटर क्यूब है, एक क्यूब हो गया, तो हमने ऑलरेडी स्टडी किया है कि 1 मीटर क्यूब की जो कंडक्टेंस होती है दैट इज कंडक्टिविटी, या फिर उसको सेंटीमीटर में लेंगे तो 1 सेंटीमीटर क्यूब की जो कंडक्टेंस होगी वो किसके इक्वल हो जाएगी, हमारी कंडक्टिविटी के इक्वल होगी, क्योंकि हमने ऑलरेडी स्टडी किया है दैट कंडक्टिविटी इज द कंडक्टेंस ऑफ 1 मीटर क्यूब। या फिर यहाँ ये बोल सकते हैं कंडक्टिविटी इज द कंडक्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब। जब इसको हम क्या करेंगे, सेंटीमीटर में रखेंगे, तो यानी जो कंडक्टेंस है वो हमारा क्या होगा, कापा के इक्वल होगा, कंडक्टिविटी के इक्वल होगा। तो यहाँ से लैम्डा m हो जाएगा हमारा लैम्डा m इक्वल टू कापा, कंडक्टिविटी के इक्वल आ जाएगा। अब जो है अगर हम वॉल्यूम है उसको कर देते हैं हम 4 टाइम्स, यानी वॉल्यूम अगर हमारी हो जाती है 4 सेंटीमीटर क्यूब, तो हर एक क्यूब की जो कंडक्टेंस होगी वो क्या होगी, हमारी G होगी। G इज द कंडक्टेंस ऑफ ईच क्यूब, ठीक। तो यहाँ लैम्डा m क्या हो जाएगा, हमारा कंडक्टेंस के इक्वल होता था, कंडक्टेंस यहाँ हमारी हो गई 4G, क्योंकि हमने क्या किया 4 क्यूब हो गए हमारे, वॉल्यूम हमारी क्या है 4 टाइम्स ले ली हमने यहाँ पर, तो लैम्डा m होगी हमारी 4G। अब हर एक क्यूब की जो कंडक्टेंस है वो किसके इक्वल होगी, कनेक्टिविटी के इक्वल होगी, बिकॉज कनेक्टिविटी इज द कंडक्टेंस ऑफ ए क्यूब हैविंग। तो यहाँ से हमारा जो कंडक्टेंस है वो कनेक्टिविटी इक्वल हो जाएगी, तो लैम्डा m हो जाएगी यहाँ पर हमारी 4 कापा। तो जैसे ही हमारी वॉल्यूम को हमने 4 टाइम्स किया तो लैम्डा m क्या होगी, हमारी 4 टाइम्स होगी कापा की। अगर हमारी वॉल्यूम हो V सेंटीमीटर क्यूब तो यहाँ से लैम्डा m क्या हो जाएगा, हमारा V इंटू कापा। जैसे 4 सेंटीमीटर क्यूब में 4 टाइम्स हो गई, उसी तरीके से अगर हमारी V सेंटीमीटर क्यूब होगी तो मोलर कनेक्टिविटी लैम्डा m हो जाएगी हमारी V इंटू कापा। अब अगर C मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट है हमारे 20 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, तो हमें निकालना 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, क्योंकि जो मोलर कनेक्टिविटी है हमारी वो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट के लिए होती है। तो अगर C मोल इलेक्ट्रोलाइट हमारे 20 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द सॉल्यूशन में, तो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कहाँ हमारे प्रेजेंट होंगे, दैट इज प्रेजेंट इन 20 सेंटीमीटर क्यूब अपॉन C। तो यहाँ से जो हमारी लैम्डा m होगी वो क्या हो जाएगी, V अपॉन C इंटू कापा। V यहाँ पर है हमारी वॉल्यूम, C है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, और कापा हमारी कंडक्टिविटी। अगर वो वॉल्यूम हमारी हो
1000 ml, तो लैम्डा m को लिख सकते हैं हम 1000 इंटू कापा अपॉन मोलैरिटी, क्योंकि मोलैरिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट पर लीटर। तो सी था हमारा, यहाँ अगर वॉल्यूम को हमने लिया 1000 ml, तो सी हमारा हो गया सी मोल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट इन 1000 ml, जो कि क्या हो जाएगी हमारी मोलैरिटी। तो यहाँ सी की जगह हमारा आ गया मोलैरिटी, तो लैम्डा m हो गई हमारी कापा इंटू 1000 अपॉन मोलैरिटी, जिसको अगर हम सिंपली डिनोट करें तो lambda m is equal to kappa into 1000 upon molarity. So this is the formula to find out the molarity of a solution, molar conductivity of a solution. तो molar conductivity जो हमारी molarity के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है और कंडक्टिविटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। अब अगर यहाँ से हम इसकी यूनिट निकालेंगे तो कापा की यूनिट हमें पता है, कापा की यूनिट क्या है हमारी साइमन मीटर इनवर्स, और कंसंट्रेशन होगी हमारी मोल पर मीटर क्यूब। तो मोलर कंडक्टिविटी की जो यूनिट होगी वो क्या होगी हमारी साइमन मीटर स्क्वायर पर मोल, या फिर इसको हम लिख सकते हैं साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। और मीटर स्क्वायर और सेंटीमीटर स्क्वायर में जो हमारा रिलेशन हो गया होगा 1 साइमन मीटर स्क्वायर पर मोल इज इक्वल टू 10⁴ साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। तो ये थे हमारे डिफरेंट टर्म्स that we use in the to study the conductance of solution, resistance, resistivity, conductance, conductivity and molar conductivity. Thank you very much.